ये बीपीएससी 69 का था। बीपीएससी 69। हाँ। कौन सा रैंक था? रैंक मेरा 15 है। अच्छा, 15वां रैंक है। अच्छा, कौन सा पोस्ट मिला है आपको? डीवाईएसपी का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। चिंती थी क्योंकि वो जमीन बेच बेच के पढ़ाते थे वो, तो लगता था कि पूर्वजों का कमाया हुआ संपत्ति जमीन बिक रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पे एक जिम्मेवारी भी थी कि उन सब चीज़ों से हम, क्योंकि हम पहले भी बोले हुए थे कि बिहार और यूपी में क्या होता है ना कि जो जमीन होती है उसको लोग पुत्र मानता है, और जमीन जब बिकता है तो बेचने वाले पे क्या बीतता होगा वही जानता होगा जो इस दौर से तैयारी कहाँ करते थे? मतलब बिहार में ही, अपने घर पे ही, या फिर कहीं और जाके आप पढ़ाई किए थे? कहाँ पे पढ़ाई किए थे? कितना साल लग गया मतलब यहाँ तक पहुँचने में? जब से आप तैयारी शुरू किए और यहाँ तक पहुँचे, कितना साल लग गया था? 7-8 साल लग गया। 7 से 8 साल लग गया है। स्टूडेंट 2 साल 3 साल प्रिपेयर करते, उसके बाद हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप 7-8 साल तक पेशेंस कहाँ से लाए? कैसे आप पेशेंस बनाए कि रखे? जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न न हो जाए या अपनी जीविका चलाने लायक न हो जाए, तब तक आदमी को शादी करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अर्न नहीं कर पा रहा है वो अपनी बीवी या बच्चों का परवरिश कैसे बेहतर कर पाएगा। अभी हमारे साथ सोनपुर के लाल है, जो बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके डीएसपी बन गए हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि इनका क्या स्ट्रगल रहा। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कौन सा एग्जाम निकाले आप? ये बीपीएससी 69 का था। बीपीएससी 69। हाँ। कौन सा रैंक था? रैंक मेरा 15 है। अच्छा, 15वां रैंक है। अच्छा, कौन सा पोस्ट मिला है आपको? डीवाईएसपी का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, तो कैसे तैयारी करते थे? इससे पहले भी आप जॉब में थे? कौन सा जॉब था इससे पहले? 67 बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में हुआ था। उस समय मेरी रैंक थी 501। उस समय 501 थी जी। अच्छा, तो उसके बाद तैयारी में लगे रहे थे आप? हाँ, तो उसके जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके 2-2.5 महीने के बाद ही इसका एग्ज़ाम था, मेंस था जनवरी में। हाँ। तो तैयारी तो ऑलमोस्ट थी, उसी तैयारी के आधार पे मैंने इसका भी एग्ज़ाम दिया था। और 67 का रिजल्ट आने के बाद तो खुशी के माहौल में 1 महीने तो कोई पढ़ाई ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक में आया तो लगा कि नहीं, ये भी देना है, तो फिर उसकी तैयारी की थोड़े दिन के लिए और फिर एग्ज़ाम दे दिया। अच्छा, मतलब क्या स्ट्रगल रहा? आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, कई सारे प्रॉब्लम को फेस किए होंगे, तो मतलब आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए, ब्रीफ में बताइए कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो थोड़ा सा सीख सके आपसे। देखिए कि चूँकि मेरा स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा लंबा रह गया। 56-59 में पहली बार एग्ज़ाम दिया था, उस समय मैं इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर लगातार मैं एग्ज़ाम देते रहा, पीटी मेंस इंटरव्यू देते रहा, लेकिन वो था एक बार कि जो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो बीपीएससी में ना ऑप्शनल की मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी। हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा मार्क्स लाता था, बाकी सारे सब्जेक्ट का मार्क्स पुअर हो जाता था। तो संजोग से 63rd में हिस्ट्री का अच्छा रिजल्ट हुआ था, लेकिन मेरा पीटी नहीं हुआ था। उसके बाद सारा एग्ज़ाम दिया, लेकिन हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स मिला नहीं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रभावित रहा, इसलिए मेरा संघर्ष लंबा हो गया। और 69 में ऑप्शनल था नहीं, निबंध का पेपर था, तो इसका बेनिफिट मुझे मिला और सिलेक्शन हुआ इधर। अच्छा, आप तैयारी कहाँ करते थे? मतलब बिहार में ही, अपने घर पे ही, या फिर कहीं और जाके आप पढ़ाई किए थे? कहाँ पे पढ़ाई किए थे आप? नहीं, मतलब 12th करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, जाकिर हुसैन कॉलेज से। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर इधर सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया था, तो मेरी तैयारी पूर्णतः आप कहिए तो दिल्ली में ही हुई। हाँ, अभी लास्ट 2 ईयर से जब उधर सिलेक्शन नहीं होने लगा, तो कई वजहों से मुझे दिल्ली से रिटर्न आना पड़ा और मैं यही पटना रह के तैयारी करने लगा था। अच्छा। हाँ, 67 में मेरी सफलता जो है पटना से ही मिली है। अच्छा, तो कितना साल लग गया मतलब यहाँ तक पहुँचने में? जब से आप तैयारी शुरू किए और यहाँ तक पहुँचे, कितना साल लग गया था? 7-8 साल लग गया। 7 से 8 साल लग गया है। स्टूडेंट 2 साल 3 साल प्रिपेयर करते, उसके बाद हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप 7-8 साल तक पेशेंस कहाँ से लाए? कैसे आप पेशेंस बनाए रखे? कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन किए? कैसे अपने फाइनेंशियल मनी को मतलब सॉल्व किए? कैसे ये सब हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ से दिल्ली गए थे, तो माता-पिता को एक विश्वास था, भरोसा था कि ये कुछ न कुछ अच्छा करेगा। तो जिस विश्वास के साथ मैं वहाँ गया था, उस विश्वास पे तो खरा रहना था। दूसरा कि आर्थिक रूप से हम बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, तो माता-पिता जैसे-तैसे करके हम लोग को पढ़ाते थे। तो हम लोग का ये फ़र्ज़ था कि हम उनकी इस बुरी स्थितियों से उनको बाहर निकालें, और उसका सबसे अच्छा रास्ता वही शिक्षा था और ये एग्ज़ाम था। तीसरी बड़ी बात है कि हमारे पास ना कोई विकल्प नहीं था। आप देखिएगा कि जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो किसी और एग्जाम में नहीं अपियर होते हैं या उसके लायक होते नहीं है। वो उनकी तैयारी अलग है, यूपीएससी की अलग है।
तो हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था, हम क्या ही कर सकते थे। हाँ, बीच में जब लगातार मैं असफल होने लगा तो फिर मैं पीएचडी की तरफ उन्मुख हुआ। नेट और 2 बार जीआरएफ था, तो जीआरएफ की मदद से मैं पीएचडी कर रहा था, तो उससे भी मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। और लगभग 4-5 साल से भैया का सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर में बीपीएससी के माध्यम से, तो फिर वो मुझे हम लोगों को मदद करता था, फाइनेंशियली सपोर्ट वो करता था। और रही बात कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखता था, तो जैसे मैं बीपीएससी का क्या होता था कि नहीं, एक साथ 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3-3 एग्ज़ाम कभी-कभी पैरेलली जो है साथ चलता था, किसी का पीटी, किसी का मेंस, किसी का इंटरव्यू। तो मेरे लिए ये था कि किसी का पीटी अगर मैं फेल हो गया तो उसका मेंस, पहले वाले का मेंस दे रहा होता है, दे रहा था, या बाद वाले का मेंस दे रहा था, किसी का इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं सालों भर एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ था। तो कोई भी एग्ज़ाम छोड़ नहीं सकता था, पीछे आने का मेरे पास मौका नहीं था। तो इस तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट करके रखा, और वही था कि मरता क्या नहीं करता, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। जो सपना लेके गए थे उसके लिए संघर्ष, तो ये तो मालूम था कि इसमें संघर्ष है, तो संघर्ष करना ही था। और अंततः ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, दोस्तों की दुआ से, मदद से मुझे सफलता मिल गई। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पहले प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर थे, फिर बाद में वो किसानी करते थे, तो उनके पास कोई विशेष आय का वैसा कुछ साधन नहीं था, निश्चित साधन नहीं था, इसलिए से हम लोग का संघर्ष काफ़ी ज़्यादा था। और ये चीज़ें मुझे काफ़ी चुभती थी, क्योंकि ज़मीन बेच-बेच के पढ़ाते थे वो, तो लगता था कि पूर्वजों का कमाया हुआ संपत्ति, ज़मीन बिक रही है, तो कहीं न कहीं हम लोग पे एक ज़िम्मेवारी भी थी कि उन सब चीज़ों से हम, क्योंकि हम पहले भी बोले हुए थे कि बिहार और यूपी में क्या होता है ना कि जो ज़मीन होती है उसको लोग पुत्र मानता है, और ज़मीन जब बिकता है तो बेचने वाले पे क्या बीतता होगा वही जानता होगा, जो इस दौर से गुजरता होगा। तो ये सब सारी चुनौतियाँ थी जिसको फेस करना था, उसके सामने हथियार नहीं डाल सकते थे। और हम लोग तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, हम लोग देखे हैं कि हुमायूं का स्ट्रगल कितना ज़्यादा रहा है, किस तरीके से यहाँ साम्राज्य का स्थापना करता है, किस तरीके से बाहर भाग जाता है, अशोक छोटा होता है, अकबर छोटा होता है तो उसके चाचा ही उस पे तोप के गोले बरसा रहे होते हैं, किस तरीके से भाग के वो ईरान के पास चला जाता है, फिर ईरान से भारत आता है, और कैसे शेर शाह को हरा के फिर से गद्दी प्राप्त करता है। तो महान, और जो इतिहास है, इतिहास से ये सीख मिलती है कि संघर्ष करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। राइट। हाँ, तो ये सब कुछ था। ये भी मायने रखता है कि जेब में गांधी हो ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत एक जुनून तो होना ही चाहिए, वो जुनून आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मान लो मैं असफल हो ही रहा था लगातार, लेकिन मेरे दोस्तों का मेरे पे बहुत भरोसा था। अच्छा। इवन मैं आपको बता दूं कि मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हो गया था 67 में, जब साथ में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे कई साथी वो थे, तो वो लोग ये कहते थे कि ठीक है आपको सफलता तो मिल गई है, लेकिन जितना हम जानते हैं उसके लायक कभी सफलता नहीं मिली है। तो उनको भी भरोसा था कि शायद मुझे इससे बेहतर पद मिल जाएगा, तो ये सब मोटिवेशन था। अगर आप पे आपके दोस्त भरोसा करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस लायक हैं, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता था। राइट। तो ये सब मोटिवेशन था मेरे पास। अच्छा, आपका शादी हो चुकी? नहीं, शादी नहीं किया अभी? नहीं। अच्छा, अब क्या इरादा है? आप बहुत बड़ा पोस्ट हासिल कर लिए है, तो अब क्या इरादा है? नहीं, तो हिंदू धर्म में एक संस्कार भी है, उस संस्कार को तो निभाना ही है। जैसे कि कहा जाता है कि जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न न हो जाए या अपनी जीविका चलाने लायक न हो जाए, तब तक आदमी को शादी करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अर्न नहीं कर पा रहा है, वो अपने बीवी या बच्चों का परवरिश कैसे बेहतर कर पाएगा। राइट। तो ये बात तो समाज के लोग समझते नहीं है। मतलब समाज के लोग जैसी एज, एक सर्टेन एज आ जाता है, प्रेशर देने लगते हैं कि शादी कर देना चाहिए, प्रेशर देने लगते हैं कि अब ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, शादी करके अपना लाइफ सेटल कर देना चाहिए। तो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल किए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये मालूम था कि, और ये भैया से मुझे शिक्षा मिली थी, भैया पे भी जब हम लोग दबाव दे रहे थे शादी का और उसका सफलता नहीं मिली थी, तो वो यही कहता था कि हम पटना कुछ सपना लेके आए थे, शादी करना था 24-25 साल की उम्र में शादी कर देते, 30 के आसपास आने पे शादी का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, या वो क्रेज नहीं रह जाता है। तो हम जो सपना लेके आए हैं, वो सपना हमारा अगर पूरा हो जाता है, तब हमें भी शादी करने में अच्छा लगेगा, हमारा सारा शौक अरमान, परिवार का शौक अरमान, ये सब पूरा हो सकता है। तो शादी एक बाध्यता नहीं होनी चाहिए, शादी करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन जब करिए तो अपने भविष्य को ध्यान में रख के करिए कि हमारे भविष्य को कोई समस्या ना हो, आने वाले जो भी जनरेशन होगा उसको कोई समस्या ना हो, तो उस हिसाब से शादी करना। शादी कोई मैंडेटरी थोड़ी है। राइट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब तैयारी में लगते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन उनका एक डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, किसी के प्यार के
चक्कर में पड़ जाते हैं। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है क्या? देखिए जैसे हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही ये भी बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसको उतना हाइप नहीं करना चाहिए। ठीक है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, एक हमसफ़र ढूँढता है, एक लगाव ढूँढता है। ये जो यूपीएससी की तैयारी है ना, ये बहुत स्ट्रगलिंग है, इसमें बहुत संघर्ष है, लंबा संघर्ष होता है और ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं। आप एक जानवर के भी सिर पे हाथ रखिएगा ना, वो भी आपसे चिपक जाएगा, उसको भी प्यार चाहिए। हम लोग तो इंसान हैं। अगर किसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्यार मिलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसकी पवित्रता को, अपने उद्देश्य को बरकरार रखते हुए मैं नहीं। और देखिए ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी एक सीखने का नाम है। प्रेमचंद जब मृत्युशैया पे थे तब भी वो किताब लिख रहे थे। इसका मतलब आपका जीवन जो है ना, जीवन भर सीखने का है। अच्छा। तो इस दरमियान भी इंसान इतना कुछ सीखता है, इतना मैच्योर बनता है कि वो भी लाइफ का एक लेसन है। हर चीज़ आप किताब से नहीं सीख सकते हैं। हाँ। अच्छा, अब मतलब इतना बड़ा पोस्ट को हासिल कर लिया, अब समाज को कैसे आप सेवा करेंगे, कैसे? देखिए जैसे जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, बिहार लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर से स्ट्रगल कर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। बाकी स्टेट आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जाइएगा, सब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है पुलिस की वजह से। अगर आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, व्यापारी आएंगे, स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, है ना। तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, उस इन्वेस्टमेंट का लाभ ना पूरी सोसाइटी को मिलता है। तो पुलिस का काम ये है कि हम जनता को सुरक्षा मुहैया करवाएं और एक ना चैनल बन जाता है। उसके बाद आप सुरक्षा मुहैया कराते हैं तो शिक्षा की स्थिति अच्छी हो जाती है। जो बच्चे अभी कोटा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ेंगे। जो प्रोफेसर मुखर्जी नगर में पढ़ाने वाले ज़्यादातर शिक्षक बिहार के हैं। तो जब शिक्षक बिहार के हैं और विद्यार्थी एस्पिरेंट्स बिहार के हैं, तो हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं? तो वो माहौल यहाँ देना होगा कि शिक्षक भी जो है उससे कोई रिश्वत ना मांग ले, कोई धमकी ना दे दे उसको। बच्चे सुबह शाम कभी भी जाके क्लास कर सकें। ये सब जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस की है। तो उस रूप में मेरी भूमिका होगी कि जितना ज़्यादा बेहतर हो सके लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए, जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर किया, मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है बहुत बड़ा स्ट्रगल है। बहुत टाइम दिए हैं आप इसमें और बहुत पेशेंस के साथ आपने तैयारी किया है। यही कारण है कि आप आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कहिएगा स्टूडेंट को? यही है कि आप अपना पहले लक्ष्य तय कर लें कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य आपका है कि सिविल सर्वेंट हमको बनना है तो बनना है। और बीच में जैसे डिस्ट्रक्शन आता है, बता रहे थे कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बच्चे फिर मूव कर जाते हैं कहीं और, या तो कोई बिजनेस कर लेता है या कोई और अपना विकल्प ढूंढ लेता है। तो नहीं, आप वो 3 साल अपना बर्बाद कर दिए। वो 3 साल पहले ही बर्बाद नहीं करना चाहिए था आपको। आपको अगर कुछ और करना था तो आप पहले ही कर सकते थे। तो अपना लक्ष्य तय रखिए और जैसे कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से बचिए और जो बुक्स हैं आपको ऑफलाइन में उसको पढ़िए। यूट्यूब में पढ़ने से बचिए। यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। हाँ, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं आप, उसकी वीडियो अगर कुछ अगर ऑनलाइन है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको बुक्स पे डिपेंड रहना होगा और ईश्वर पे आप आस्था रखिए। जब मैं असफल हो रहा था, जब मैं लगातार फेल हो रहा था, तब भी मेरा ईश्वर पे जो है ना अडिग आस्था था कि नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ बेहतर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि आज रिजल्ट हो गया तब मैं बोल रहा हूँ। जब नहीं था तब भी मुझे मालूम था कि ईश्वर कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर ज़रूर सोचे होंगे। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही हो रहा था। आप उस दरमियान भी देखेंगे कि मैं नेट क्वालीफाई 5 बार हो गया। अच्छा। लोग 1 बार भी नहीं कर पाते हैं। और 2 बार जीआरएफ था। जैसे जीआरएफ क्वाली किया मैं तुरंत पीएचडी के में वो एनरोलमेंट होने लगा, मेरा एडमिशन हो गया। सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक होने लगा। जीवन में कभी जब संकट आए, जब कोई दुख आए, तो आपको अपने ना सुख के पहलू को भी ढूंढना होगा। आप सिर्फ अपने आप को दुखी नहीं मान सकते कि मैं बहुत दुखी हूँ। आप उस पहलू को देख के मोटिवेट होइए और जीवन में काम करिए। बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब अपने काम को लगातार करते रहना है और उसको चुनौती लेना है कि अगर मैं हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते। मैं तो ये बताऊँ कि 12th तक तो मेरी कोई पढ़ाई ही नहीं हुई। इतना बड़ा घर है, देख लीजिए। इस समय तो बहुत सारे लोग रहते थे, अब तो सब लोग इधर उधर मकान बना लिए। इतने लोग थे कि यहाँ पे पढ़ने का उतना बेहतर माहौल नहीं था। ना कोई सेपरेट रूम था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी। इसी मजबूरी में मुझे बाहर जाना पड़ा। और जब मैं 12th तक बिना कुछ विशेष पढ़े हुए मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो जिनकी शिक्षा थोड़ी बहुत भी अच्छी है वो तो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं।
मतलब 12 तक आप उतना ज्यादा फोकस नहीं करते? क्रिकेट खेलता था, मेरे पास गाय थी, गाय खिलाता था, क्रिकेट खेलता था, हंसी मजाक करता था दोस्तों के साथ, यही जिंदगी थी, मस्त जिंदगी चल रही थी। लेकिन पढ़ाई पे फोकस कब करने लगे? 12th के बाद ही मतलब? 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मुझे ये था कि बहुत लोगों का आशा लेके मैं गया था, वहाँ पे विश्वास था इन लोगों का मेरे पास। तो जब मैं डीयू में गया, वहाँ ग्रेजुएशन करने लगा, तब वहाँ अच्छे अच्छे शिक्षक मिले और मैं मेहनत करने लगा। मुझे मालूम था कि मैं किस बैकग्राउंड से यहाँ पे आया हूँ, मुझे अपने हकीकत का पता था। वहाँ ऐश मौज करने का मेरे पास समय नहीं था, ना विकल्प था, ना संसाधन था। तो मुझे मालूम था पढ़ना है, पढ़ना है। अब पढ़ते पढ़ते मुझे शिक्षकों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, आज भी उनसे बहुत बेहतर संबंध है। तो वहीं से मेरी पढ़ाई शुरू हुई मूलतः। अच्छा, आइडियल शिक्षक कौन है? आप बहुत सारे जगह क्लास किए हैं, दिल्ली में भी किए, तो आइडियल किनको मानते हैं आप? देखिए, ग्रेजुएशन के दरमियान जो है पार्थो दत्ता सर थे, अभी जेएनयू में है, बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते थे, मॉडर्न इंडिया। रंजन आनंद सर है, वो बिहार से ही है, वो एंशिएंट इंडिया पढ़ाते थे। और हिस्ट्री में ना बाकी जो अधूरा रह गया था, वो मणिकांत सिंह जो द स्टडी इंस्टीट्यूट चलाते हैं हिस्ट्री के लिए, गजब हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो। आज भी मैं उनके लिए, उनके सामने नतमस्तक हूँ, जो उन्होंने पढ़ाया मुझे, बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाया। अच्छा, तो ये सफलता का क्रेडिट किसको ज्यादा करके किनको दीजिएगा आप? टीचर को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसको? देखिए, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को है, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसको बाहर भेज के पढ़ाना है। वो भी वैसी स्थिति में जब हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई मंथली इनकम नहीं था कि भाई इतना पैसा आएगा, इसमें से इतना इसको भेज देना, ये पढ़ लेगा, नहीं, साधन नहीं था मेरे पास। भैया पापा जी जो निर्णय लिए, माँ हमारे साथ हम सबसे ज़्यादा खड़ी रही। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरी माँ है। उसका निर्णय था, उसका यही कहना था कि कोई बात नहीं है, हमारे पास नहीं पैसा है, हम खून बेच के पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। वो मोटिवेशन था। और अलग अलग समय पे अच्छे अच्छे शिक्षक मिलते गए मुझे। पैसा तो यही देते थे ना पढ़ने के लिए, चाहे डीयू में हो, चाहे यूपीएससी के कोचिंग के लिए हो, पैसा यही देते थे। तभी मैं अच्छे शिक्षक से जुड़ पाया, दोस्त अच्छे मिले, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे, उन लोगों का भी सहयोग रहा। बाबा हरिहरनाथ की कृपा रही, जो थोड़ा बहुत मेहनत मेरे से हो सका वो मेहनत किया, इस आधार पे मुझे सफलता मिली। चलिए चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बस आप जिस ईमानदारी से आपने पढ़ाई किया, यहाँ तक पहुँचा, उसी ईमानदारी को बरकरार रखिए अपने पोस्ट पे भी, और समाज को सेवा करते रहिएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, सर के बारे में क्या राय है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।